आपके कार्यकाल में विकास नगर में क्या हुआ आपको भी पता है, गांव के गांव खाली हुए, कौन बसा आकर के। ये धामी जी के कार्यकाल की बात है, ये 2022 के कार्यकाल की बात है। कांग्रेस पार्टी का उस पर कोई लेना देना नहीं, हम तो विपक्ष में बैठे हैं, उस पर कौन जवाब देगा। निकम्मी सरकार है कि आपकी नाक के नीचे अगर ये हो रहा, आपका एलआईओ फेल है, आपकी आईबी फेल है, आपकी होम मिनिस्ट्री फेल है, सब फेल है। अगर आपके नाक के नीचे ये कांड हो रहा है तो हिंदू मुसलमान करने की भाजपा की राजनीति है। अब जनता जो यंगस्टर है, जो यूथ है, जो जेंजी है, डेल्टा हो, अल्फा हो, जो भी हो, वो ये पहचान रहा है कि भाजपा क्या करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी एक चीज में बहुत माहिर है, नैरेटिव सेट करने में, और उस वक्त उन्होंने एक फेक नैरेटिव सेट किया था मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, और क्योंकि भाजपा के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था जनता के सामने, रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड में नील बटे सन्नाटा था। ये सारा मामला आज इसलिए उजागर हो रहा है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी शामिल हैं। भू माफियाओं और खनन माफिया में उनका नाम उनके खुद के नेता लेते हैं। जनता समझ गई है कि जो लोग अंग्रेजों की गुलामी करते रहे ना, उनको अंग्रेजों का मंत्र पता है, डिवाइड एंड रूल का। तो जनता समझ गई कि ये डिवाइड करके उन्होंने गुजरात को डिवाइड किया तो जाकर के नरेंद्र मोदी सत्ता में बैठे हैं। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति से हटा देगी, मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि प्रदेश हो या देश हो, भारतीय जनता पार्टी कभी भी सत्ता में नहीं आएगी। प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। राजधानी में ही पिछले 15 दिनों में 4 हत्याएं हो जाती हैं। आशा वर्कर्स को ले लीजिए, आप पेपर लीक ले लीजिए, आप पलायन का मुद्दा ले लीजिए, किसान परेशान है, उन्हें उनका बकाया नहीं मिल रहा, यूरिया नहीं मिल रहा, फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं जय लौटियाल भारत विश्व लाइव में आप सबका स्वागत करता हूं। थैंक यू प्रीतम जी। हाँ, मैं कांग्रेस दफ्तर के अंदर बैठा हूं। आप सोचेंगे ये मैं थैंक यू प्रीतम किसे कह रहा हूं, क्योंकि प्रीतम का मतलब तो कांग्रेस में प्रीतम सिंह है, चक्राता से विधायक, और जो इस समय कांग्रेस की त्रिमूर्ति है, जिनको जिम्मेदारी मिली है 2027 विधानसभा चुनाव में किला फतेह करने की, कांग्रेस को सत्ता में लाने की, उनके लिए मैं थैंक यू प्रीतम क्यों कह रहा हूं। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति तो नहीं, तो भला एक पत्रकार थैंक यू प्रीतम कैसे कह सकता है। तो भाई ये थैंक यू प्रीतम मैं नहीं कह रहा हूं, ये थैंक यू प्रीतम कहा है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड हरीश रावत जी ने। हरीश रावत जी ने आज सोशल मीडिया पे एक पोस्ट की, थैंक यू प्रीतम। और वो मामला क्या था? वो मामला था मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर। प्रीतम सिंह ने कहा, अगर हरीश रावत का कोई बयान आप मुझे दिखा देंगे जिसमें उन्होंने उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही है, तो वो राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। तो जवाब में हरीश रावत एक सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, कहते हैं थैंक यू प्रीतम, आपको राजनीति से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। झूठ की जो राजनीति बीजेपी कर रही है वो छुड़वाने की जरूरत है। अब ये सच की राजनीति है, झूठ की राजनीति है, या एक नैरेटिव की राजनीति है? तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए है उत्तराखंड कांग्रेस की तेजतर्रार प्रदेश प्रवक्ता प्रतिभा सिंह, जो पेशे से वकील भी हैं, तो शायद लीगल पहलुओं पर भी बात करें, क्योंकि मुस्लिम यूनिवर्सिटी विवाद जो है वो गहराता जा रहा है, और खासतौर से तब जब कोटद्वार में 2 धड़े बट गए हैं। दीपक, कांग्रेस मुसलमानों पर मेहरबान है। अब कितनी मेहरबान है, क्यों मेहरबान है? क्या मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर भी मेहरबान रही है? क्या सत्ता में आएगी तो क्या मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना देगी? इस तमाम सवालों के जवाब प्रतिभा सिंह जी से ले लेते हैं। प्रतिभा जी, सबसे पहले स्वागत आपका। थैंक यू सो मच। वही सवाल, वही जवाब, या कुछ नए जवाब मिलेंगे? क्योंकि आरोप वही लग रहे हैं जो 2022 के चुनावों पे भी लगे थे। कहा गया कि हरीश रावत जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस सरकार बनेगी तो, और कांग्रेस सत्ता में वापसी करने वाली है। लेकिन देखा बिल्कुल चुनाव उल्टे। 47 सीटों पे बीजेपी बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया एक तरीके से 70 में से, और ऐसी दमदार वापसी करी कि कांग्रेसी भी हैरान थे। हरीश रावत आज तक ये मानने को तैयार नहीं है कि 2022 में चुनाव हारे हैं। उनका भी यही कहना है, और तमाम कांग्रेसी भी कहते हैं कि वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, जो हिंदू मुसलमान कर दिया गया चुनाव, उसकी वजह से हम सत्ता से बाहर हो गए। बिल्कुल। क्या लगता है, डर फिर सता रहा है?
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बिल्कुल 2022 की बात आपने सही कही। भारतीय जनता पार्टी एक चीज़ में बहुत माहिर है, नैरेटिव सेट करने में। और उस वक्त उन्होंने एक फेक नैरेटिव सेट किया था मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। और उस क्योंकि भाजपा के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था जनता के सामने, रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड में नील बटे सन्नाटा था। तो उन्हें भी कहीं ना कहीं ये डर सता रहा था सत्ता हाथ से चली जाएगी। और चाहे मैं किसी भी मीडिया की बात करूं, सोशल मीडिया की बात करूं, हर जगह यही चर्चा थी कि 2022 में कांग्रेस की जो सरकार है वो पूर्ण बहुमत के साथ उत्तराखंड में बनेगी। तो एक फेक नैरेटिव सेट करने का कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया, चाहे वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पे किया हो, चाहे वो श्रीनगर में आपने देखा मस्जिद के नाम पे किया हो। तो वो ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता जिस दिन भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति से हटा देगी, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि प्रदेश हो या देश हो, भारतीय जनता पार्टी कभी भी सत्ता में नहीं आएगी। लेकिन जिस तरह से 2022 में आप वापसी नहीं कर पाए, 2027 में बहुत उम्मीद है आप लोगों को, लेकिन बीजेपी ने एक मुद्दा उछाला है और एक सवाल किया है कांग्रेस से। बिल्कुल आईएमए जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, जहां से हमारे जांबाज अफसर तैयार होते हैं, देश की सेवा करते हैं, देश के लिए शहादतें भी देने में पीछे नहीं हटते। बिल्कुल उसके पास में 20 एकड़ जमीन, और कह रहे हैं कि कुछ क्या बन रहा था वहां पर, नहीं मुसलमानों पर मेहरबान थी कांग्रेस, नहीं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी बातें हो रही है। क्या बन रहा था? सरकार की ये बड़ी विफलता है कि सत्ता में होने के बाद भी अगर आप विपक्ष से सवाल कर रहे हैं कि वहां पे क्या बन रहा है। जमीन किसने दी? जमीन कह रहे हैं कि आप लोगों ने दी। नहीं, देखिए पिछले, अगर मैं 25 सालों की बात करूं तो 15 साल भी सत्ता में आप रहे हैं, पिछले 8.5 सालों से सत्ता में आप बैठे हुए हैं। और अगर कहाँ क्या बन रहा है इसका जवाब अगर आप विपक्ष से ले रहे हैं, तो मैं तो कहना चाहूंगी भाजपा सरकार से खुलकर बोल रहे हैं, आप छोड़ दीजिए। वो खुलकर बोल रहे हैं कि भाई मुसलमानों पर मेहरबान है। नहीं, आप सत्ता छोड़ दीजिए और आप सत्ता कांग्रेस को दे दीजिए, हम चला लेंगे अपना प्रदेश। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके कार्यकाल में विकास नगर में क्या हुआ आपको भी पता है। गांव के गांव खाली हुए, कौन बसा आकर के। ये धामी जी के कार्यकाल की बात है, ये 2022 के कार्यकाल की बात है। कांग्रेस पार्टी का उस पर कोई लेना देना नहीं, हम तो विपक्ष में बैठे हैं। उस पर कौन जवाब देगा? उसकी जवाबदेही किसकी होगी कि किसने बसाया? भाजपा ने बसाया। भारतीय जनता पार्टी आप समझिए ये नैरेटिव सेट करने में माहिर है, ये ध्रुवीकरण आप कैसे नैरेटिव तोड़ोगे जो 2022 में क्या है? 2022 में आप वो नैरेटिव नहीं तोड़ पाए, क्योंकि सवाल प्रतिभा जी ये इसलिए भी बहुत जरूरी है कि अभी तक जब बातें होती है मुस्लिम यूनिवर्सिटी या ध्रुवीकरण की या मुसलमानों पर मेहरबान होने की, तो कहीं ना कहीं हरीश रावत का चेहरा आगे कर दिया जाता है और कांग्रेस के अंदर कहा गया। इसलिए शायद हरीश रावत से भी कांग्रेस से थोड़ा बहुत किनारा कर लिया है, ताकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पे सवाल ना उठे, क्योंकि कांग्रेस को भाई सबके वोट चाहिए। नहीं देखिए, ऐसे में मेरा सवाल ये है कि अभी तक जो एनडी तिवारी थे वो अनटच थे। कांग्रेस कहती थी, तमाम पार्टियां कहती थी कि अभी तक के जो 25 साल जो रहे हैं, इन 25 सालों में कोई ना कोई अगर कांग्रेस से बात होती थी तो एनडी तिवारी जैसा शासनकाल एक आदर्श माना जाता था। लेकिन अब उन एनडी तिवारी को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया गया है। नहीं, एनडी तिवारी जी को तो सवालों के घेरे में कोई खड़ा कर ही नहीं सकता। एनडी तिवारी जी को अगर सवालों के घेरे में भाजपा खड़ा करती तो फिर उन्हें अपनी पार्टी में क्यों लेती? ये तो भाजपा से सवाल करना होगा। एक तरफ तो आप एनडी तिवारी जी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो तो आपके पार्टी के सदस्य पार्टी में तो उन्होंने आपके चार नेता, और आपने कहा कि ये नैरेटिव कौन तोड़ेगा। मैं आपको बता दूं ये नैरेटिव जनता तोड़ रही है। कोटद्वार का एग्जाम्पल आपने बहुत अच्छा दिया, दीपक का एग्जाम्पल। तो ये जो हिंदू मुसलमान करने की भाजपा की राजनीति है, अब जनता जो यंगस्टर है, जो यूथ है, जो जेंजी है, डेल्टा हो, अल्फा हो, जो भी हो, वो ये पहचान रहा है कि भाजपा क्या करना चाहती है। और वही हुआ उस दिन जब बाबा नाम से बजरंग दल के लोगों ने गुस्सा दिखाकर एक बुजुर्ग के साथ बदसलूकी करने का कार्य किया, तो हमारे और आपके बीच में से एक लड़का निकल के आया, उसने कहा नहीं जी मेरा नाम, मैं आप क्यों इसे मार रहे हो, क्यों परेशान हो रहे, तू कौन? तो उसने अपना नाम बताया। नहीं, लेकिन तो ये नैरेटिव तो जनता इस नैरेटिव को जो है नौटियाल जी, जनता इस नैरेटिव को खत्म कर रही है। प्रतिभा जी इसी पे मैंने सवाल जब बीजेपी के नेताओं से लिया, मैंने उनसे जानना चाहा कि जो कोटद्वार में हुआ आप इसे किस तरह से देखते हैं। उनका कहना था कि भाई दीपक ने जो किया उससे हमें कोई परेशानी नहीं है, दीपक ने जो किया, लेकिन दीपक बनकर वो मदद करता तो उसे क्या परेशानी थी? दीपक को आखिर मोहम्मद दीपक बनने की क्या जरूरत पड़ी?
इसलिए जरूरत पड़ी कि क्योंकि बोला वो कांग्रेस का एजेंट है नहीं इसलिए। नहीं नहीं, कांग्रेस तो जानती भी नहीं है। आज पूरा देश, पूरी दुनिया उस मोहम्मद दीपक को जानती है। अब कांग्रेस उसको जानती है। कांग्रेस से उसका कोई लेना देना नहीं था। उसने ये नैरेटिव सेट करने के लिए अपना नाम मोहम्मद दीपक लिखा कि जैसे अब आप बताइए, अब क्या सब चौकीदार तो नहीं थे ना, लेकिन सबने लिखा ना मैं चौकीदार, क्योंकि एक नैरेटिव जो है सेट किया था किसी ने, फिर उसको तो तोड़ा गया। चौकीदार में कोई धर्म विशेष, नहीं संप्रदाय नहीं विशेष नहीं, नहीं इसी आता है। तरह मैं आपको समझा देती हूँ। उसने कहा कि भाई मैं मोहम्मद दीपक हूं, बताओ क्या करोगे, मेरे साथ भी वही करोगे जो इनके साथ कर रहे हो। तो मैंने आपको अभी बताया आपके सवाल का जवाब कि जो नैरेटिव अब आम जनता को फर्क नहीं पड़ता नौटियाल जी, आम जनता को फर्क नहीं पड़ता। भाजपा जितनी भी ध्रुवीकरण करती रहे, जनता समझ गई है कि जो लोग अंग्रेजों की गुलामी करते रहे ना, उनको अंग्रेजों का मंत्र पता है, डिवाइड एंड रूल का। तो जनता समझ गई कि ये डिवाइड करके उन्होंने गुजरात को डिवाइड किया तो जाकर के नरेंद्र मोदी सत्ता में बैठे हैं। मॉडल कोई गुजरात का नहीं था, सिर्फ नफरती मॉडल था। नफरती भाषण दिए तो योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, और धामी जी भी उसी राह पर चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता था मैं तो हारा हुआ सिपाही था, हारे हुए सिपाही पे सेनापति ने मेरे भरोसा किया और मुझे मुख्यमंत्री बना दिया। तो अब वो उस कवायद में है कि किस तरीके से वो योगी आदित्यनाथ जी के जो है कर कमलों पे चलने का जो है कार्य करें। तो ये नैरेटिव सेट कर रही है। एक बात बताइए, एक लैंड कोई अगर, अब आपको लीगल पॉइंट में समझाते हैं, कोई अगर ट्रस्ट है, कोई ट्रस्ट है, पूरा मामला क्या है और किस तरीके से एक एजुकेशनल ट्रस्ट आता है सरकार के पास, सरकार से कहता है कि भाई ये साल बता दीजिए, कौन से साल की बात है? 2004 की बात है, ये तो ऑर्डर में भी लिखा है कि हमें स्कूल बनाना है और हमें इतने एकड़ जमीन चाहिए, उसका परमिशन हमें आप दे दीजिए कि हम ले सकते हैं नहीं, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ भू कानून की वजह से ट्रस्ट हो या बाहर जो भी व्यक्ति हो वो नहीं ले सकता एक लिमिट से ज्यादा। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, आप इंक्वायरी कर ली सारी कि ठीक है क्या पर्पस है, क्या है, जो लैंड आप लेना चाह रहे हैं वो लैंड जो है ऐसा तो नहीं है किसी इलीगल हो या किसी की हो जिसे आप इलीगली ले रहे हैं। ये सारी इंक्वायरी कर ली। ट्रस्ट का नाम क्या था, कौन ले रहा था? ये ट्रस्ट का नाम आपके सामने शेखुल हिंद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ट्रस्ट है, मदनी जो है उनका ट्रस्ट है वो तो उसके वो तो पेटिशनर थे, वो एजुकेशन पर्पस से कह रहे थे। एजुकेशनल, उन्होंने कहा कि मैं स्कूल या मदरसा? नहीं, स्कूल बोला उन्होंने, स्कूल बोला। ठीक है, तो उन्होंने कहा परमिशन दे दी, ठीक है भाई आप ले लीजिए, इंक्वायरी कर ली कि कोई दिक्कत की इसमें बात नहीं है, आप स्कूल जो है सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि संविधान भी सरकार को ये जिम्मेदारी सौंपता है कि समाज में हर वर्ग को हर एज ग्रुप को पढ़ाने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है। ये स्कूल सभी के लिए था, ये खाली समुदाय विशेष के लिए स्कूल नहीं, था? समुदाय विशेष के लिए नहीं था, स्कूल था, ये सबके लिए स्कूल था, एग्जैक्टली स्कूल था, जिसमें एजुकेशन जो इम्पार्ट होती वो सबके लिए होती। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है कोई भी लैंड को परचेज करने का, जब वो टाइम ड्यूरेशन खत्म हो गया तो उनको कहा गया कि भाई अब ये जो आपको अनुमति दे जा रही है उसको हम रद्द करते हैं। तो वो कोर्ट चले गए, 2004 में हमारी सरकार थी, वो फिर कोर्ट चले गए, कोर्ट में मैटर चलता रहा। 2006 में सरकार ने कहा भाई हम निरस्त करते हैं इसको, हम वो जो लैंड यूज का यूज आपने नहीं किया, खरीद लिया, यूज अब तक नहीं हो रहा, तो हम उसको रद्द कर देते हैं। उन्होंने निरस्त भी कर दिया, वो ट्रस्ट चला गया कोर्ट। ठीक है, क्योंकि कोर्ट में क्योंकि एक दो ऑब्जेक्शन आईएमए के साइड से भी आए थे, तो आईएमए भी वहां था और एकेडमी ने भी ऑब्जेक्शन दिया, यस ट्रस्ट भी जो है वहां था। तो कोर्ट ने यह आदेश दिया, कोर्ट ने जो हमने 2006 में निरस्त कर दी थी आपको देने से जमीन, कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो जमीन स्टिपुलेटेड टाइम में वो खरीद चुके हैं आप उसको निरस्त नहीं कर सकते हैं, वो जमीन इनके पास है। हाँ, लेकिन क्योंकि आईएमए ने भी सुरक्षा कंसर्न दिखाया है, इसलिए अब ये सरकार के ऊपर है। सुरक्षा कंसर्न क्या था इस पर? देखिए, सुरक्षा कंसर्न सिर्फ इतना था, देखिए सुरक्षा कंसर्न कोई ऐसा नहीं था जो भाजपा हल्ला मचा रही है, मैं आपको बताऊं, भाजपा की आदत है हल्ला, झूठी हल्ला मचाने की। सुरक्षा कंसर्न सिर्फ इतना था कि आईएमए के आसपास जो एरिया है, अगर वहाँ पे प्लॉटिंग भी हो जाएगी या वहाँ पे स्कूल्स हो जाएंगे, स्कूल्स में आवाजाही होगी, वहाँ पे आप फैकल्टी के लिए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, पार्क बनाएंगे, चीजें बनाएंगे, सोसाइटीज डेवलप कर देंगे, उससे आईएमए को कंसर्न होता है। जहां भी आपने देखा कैंटोनमेंट एरिया भी होता है, वहां भी उन्हें सिक्योरिटी का कंसर्न होता है। ये कंसर्न उन्होंने अपना दिखाया। देखिए, सोचने की बात नहीं है, जब उन्होंने लैंड ली तो उन्होंने परमिशन मांगी, सरकार ने परमिशन दे दी, सब देखा कि लैंड ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है और इससे सिक्योरिटी कंसर्न भी नहीं था। लेकिन आईएमए को और
कैंटोनमेंट एरिया में अपना एक अलग उनका सिस्टम होता है, लॉज होते हैं, वो कंसर्न वो बाद में शो करते हैं। अब जैसे कि हैदराबाद, जब आपने देखा अहमदाबाद अभी क्रैश हुआ, उस क्रैश के बाद अब जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सदके में आई और अब उन्होंने मना किया कि एयरपोर्ट एरिया के इतने किलोमीटर विसिनिटी पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा एक लिमिट के बियॉन्ड। अब इसमें आप कह दीजिए कि जिन सरकारों ने लैंड दी है, चाहे मोदी जी ने अडानी को लैंड दे दी कि उन्होंने दी है तो वो कल्प्रिट है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो कोर्ट ने ये कह दिया कि नहीं, आप अगर सरकार से अनुमति ले लीजिए और सरकार अगर आपको दे दे अनुमति तो जो भी एरिया है इसको आप प्लॉट में डिवाइड करके, आप उसका लैंड यूज चेंज करके प्लॉट में डिवाइड करके आप उसको आगे बेच सकते हैं। ये 2010 का मुद्दा है, 10 का ये ऑर्डर है। 2006 को हमने निरस्त कर दिया था जो एग्रीमेंट था। 2010 में भाजपा की सरकार थी, आपने क्यों नहीं रखा पक्ष मजबूती से कोर्ट के सामने? आप रखते, आप कैंसिल करते, आप सुप्रीम कोर्ट जाते। ये सारा मामला आज इसलिए उजागर हो रहा है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी शामिल हैं। भू माफियाओं और खनन माफिया में उनका नाम उनके खुद के नेता लेते हैं। ये जो पूरा लैंड 21 साल पुराना मामला, 21-22 साल तो क्या हुआ 2022 के बाद जितनी भी, मैं आपको बताती हूँ, 2010 सुनिए, 2010 के बाद फिर ये इशू उठा 2016-17 को। उस वक्त 16 में जो रजिस्ट्री हुई, अब आप सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखिए, राष्ट्रपति शासन लगा था इस प्रदेश में, और जो ट्रस्ट ने जो किसी थर्ड पर्सन को जो लैंड ट्रांसफर की वो राष्ट्रपति शासन के ड्यूरेशन में ट्रांसफर की। ये बड़े सवाल खड़े करता है। एग्जैक्टली, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि राष्ट्रपति शासन के वक्त जो है ट्रांसफर हो रही है लैंड, एक ट्रस्ट से एक व्यक्ति के नाम ट्रांसफर हो रही है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, क्यों देख, वो उसे नहीं पता चल रहा कि एक ट्रस्ट एक पर्टिकुलर व्यक्ति को क्यों दे रहा है। रेवेन्यू किसका है? सरकार का है। 2016 में राष्ट्रपति शासन था, 17 में भाजपा की सरकार आ गई, कांग्रेस कहां से है बीच में? ऐसा तो नहीं कि नोटिफिकेशन पहले जारी कर दिया गया हो और वो नहीं 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 नहीं, राष्ट्रपति शासन काल में दो ऑर्डर में भी क्लियरली मेंशन है 2016 में। उसके बाद जो है ये ट्रांसफर हुई ट्रस्ट से एक व्यक्ति को, तो कांग्रेस तो पिक्चर में ही नहीं है। ये देखिए, मैं आपको बताऊं, ले आए, लेकिन लाने दीजिए, क्या दिक्कत है? जनता ने तो भाजपा का नैरेटिव तोड़ दिया है। मैं आपको कह रही हूँ और अभी भी मैं कह रही हूँ कि ये बात सिर्फ और सिर्फ लैंड माफियाओं से लगी हुई है। कुछ ना कुछ बीच में झोल हुआ है, कुछ ना कुछ बीच में गड़बड़ हुई है। धामी जी का जो प्रॉमिस था शायद वो पूरा नहीं हुआ। यही वजह है कि ये चीज आज हाईलाइट हो गई। ये जो खरीद फरोख्त है इस लैंड की, जिसकी बात भाजपा कर रही है, वो 2022 से शुरू हुई। छोटे छोटे प्लॉटिंग करके बेचने की जो बात है वो तो 2022 से शुरू हुई है। किसकी सरकार थी 22 में? 22 में किसकी सरकार आई? बताइए, किसकी सरकार आई? भाजपा की सरकार आई। कांग्रेस कहां से आ गई पिक्चर में? राजस्व विभाग की क्या जिम्मेदारी है? आपके पास आपके पास नाली का आंकड़ा है, कहां कितनी नाली है, कहां कितने जंगल है, कहां कितने गड्ढे हैं, किसकी जमीन, ये जमीन किसकी है, ये जमीन किसकी है। आप नहीं देख रहे कि 20 एकड़ जमीन में खरीद फरोख्त हो रहा है, उसको प्लॉटिंग करके अगर आप कह रहे हैं बांटा जा रहा है, और आप अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि विशेष समुदाय को बांटा दिया जा रहा है, कुछ कॉन्स्पिरेसी चल रही है, कुछ बड़ा बवाल चल रहा है, तब तो मैं कहूंगी नाकाम सरकार है आपकी, निकम्मी सरकार है भाजपा की, निकम्मी सरकार है कि आपकी नाक के नीचे अगर ये हो रहा, आपका LIO फेल है, आपकी IB फेल है, आपकी होम मिनिस्ट्री फेल है, सब फेल है। अगर आपके नाक के नीचे ये कांड हो रहा है तो ये कुछ नहीं है। और मैं तो कहूंगी भाजपा से कि आप निकालिए राजस्व विभाग से पूरा आंकड़ा निकालिए 2022 का, कि वो जो 20 एकड़ जमीन है वो कब किसको ट्रांसफर हुई, कितने लोगों को ट्रांसफर हुई। अब क्योंकि भाजपा जब ये करना चाहती तो करे, कौन किस धर्म का है, कौन किस जाति का है, निकाले। देखिए, अभी आपको पता है धामी जी अंकिता हत्याकांड में बुरी तरीके से घिरे हुए हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। राजधानी में ही पिछले 15 दिनों में 4 हत्याएं हो जाती हैं। पलटन बाजार, जहां से 3 मिनट की दूरी पे कोतवाली है, वहां पे एक बच्ची की चापड़ से गला रेत के हत्या कर दी जाती है। आज का आपने मामला देखिए, तिब्बत मार्केट के सामने 40 वर्षीय कारोबारी की हत्या हो जाती है। बाइक सवार आते हैं, गोली से उड़ा के चले जाते हैं, पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी हुई है। कानून व्यवस्था से धामी जी घिरे हुए हैं, अंकिता भंडारी में घिरे हुए हैं। महंगाई चरम पर है, पेपर लीक का कुछ हुआ नहीं।
पेपर लीक मुद्दे पे सीबीआई ने क्या किया क्या नहीं अभी किसी के समक्ष नहीं है। बेरोजगार जो लोग हैं वो अपनी मांगों को लेकर हर दिन सड़कों पर है। आशा वर्कर्स को ले लीजिए, आप पेपर लीक ले लीजिए, आप पलायन का मुद्दा ले लीजिए, किसान परेशान है, उन्हें उनका बकाया नहीं मिल रहा, यूरिया नहीं मिल रहा, फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा, इन सारे और प्लस ये तो वो बातें हैं जो प्रदेश के हित की हैं। धामी जी तो अपने घर में घिरे हुए हैं कि अभी आपको पता नड्डा जी आ रहे हैं, आप कह रहे हैं जी कोर कमेटी की बैठक लेने आ रहे हैं। अरे भाई, जो कोर कमेटी अब तक गठित ही नहीं हुई उसकी बैठक लेने क्या आ रहे हैं? नड्डा जी आ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ महीनों से जो प्रदेश के हालात हैं, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से दबाव बना रही है कि ये जो सरकार है इसमें कुछ ठीक नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पर है, और ये जो लैंड का मुद्दा आया है ये भी भ्रष्टाचार की एक सबसे बड़ी, आप देखिएगा इसमें सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार निकलेगा कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की कड़ी टूटी और ये मुद्दा बाहर आया। कांग्रेस क्या करेगी इसके बाद? क्योंकि 2022 की जब आपने बात की, आपने कहा पब्लिक सब जानती है ये नरेशन नहीं चलने वाला है, कोई नैरेटिव सेट नहीं कर पाएगी बीजेपी, लेकिन इसी खुशफहमी में 2022 का चुनाव कांग्रेस के हाथ से फिसल गया। तो ऐसे में अगर अभी भी अगर कांग्रेस गंभीरता से नहीं लेती है इस पूरे मामले को, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सबक लेने की जरूरत है 2022 के चुनावों से। तो अगला कदम कांग्रेस का क्या कदम होने वाला है? उस जनता को कैसे समझाएगी, इस नैरेशन को कैसे तोड़ेगी, इस चक्र को कैसे बाहर आएगी? इस मुद्दे पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी एक पूरा डिटेल उसको लेकर के, जो हम सबके पास डिटेल है, जो कोर्ट के ऑर्डर से सब कुछ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जनता के सामने सच रखेंगे। क्योंकि कांग्रेस दूर दूर तक नहीं है इसमें, ये सिर्फ कांग्रेस का नाम इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि ये समाज को बांट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं और ये यही करना चाहते हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति, जो पार्टी पिछले 8.5-9 सालों से सत्ता में बैठी हुई है, वो अगर आज डेमोग्राफी चेंज के नाम पे रोना रो रही है, वो अगर ये कह रही है कि एक साजिश रची जा रही है, तो मैं कहूंगी ऐसी सरकार से सरकार ना होना बेहतर है। आप नहीं चला पा रहे हैं सरकार, क्योंकि पिछले 8 सालों में जो प्रदेश की स्थिति है वो बद से बदतर है। विकास के नाम पे कुछ नहीं है। अगर विकास होता तो आपने देखा कि 375 किलोमीटर पैदल चल के चौकुटिया के लोग नंगे पैर देहरादून कूच करने का कार्य करते। अगर विकास होता, महिलाएं सुरक्षित होती यहाँ पर, तो एक नहीं 2-2 महापंचायतें हो गई सिर्फ पहाड़ की बेटी को न्याय दिलाने के लिए। खुद मंत्रियों के पति जो हैं भाजपा के, वो महिलाओं के प्रति अपशब्द बोलने का कार्य करते हैं। भाजपा के नेता महिलाओं के साथ का शोषण करने में शामिल पाए जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं जिनसे भाजपा बहुत डरी हुई है। उन्हें पता है कि जनता इस बार उन पे भरोसा नहीं करेगी। ये नैरेटिव इस बार भी ये जो सेट किया था 22 में उन्होंने, उसमें वो कामयाब हो गए, क्योंकि जनता ने उस चीज को, एक कहते ना कि आप जनता के माइंड से बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। तो पहाड़ की जनता बड़ी भोली भाली है, उन्हें इन्होंने किसी तरीके से मैनिपुलेट कर दिया, लेकिन इस बार जनता मैनिपुलेट नहीं होगी। और इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। एक नौजवान उठकर खड़ा हुआ एक बुजुर्ग की सहायता करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है कि अब भाजपा का ये नैरेटिव नहीं सेट होगा। हजारों लोग आपने देखा, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास कूच को, या पंचायत थी, आपने देखा अपने मन से लोग जुटे थे। और 16 की जो हमारी, आप देखिएगा लोक भवन जो घेराव है, वो ये बात साबित कर देगा कि 2027 में भाजपा का सत्ता से जाना तय है। आप जितना भी ये नैरेटिव सेट कर लीजिए। 2022 में जो हुआ, एक बॉल फेंकी गई बीजेपी द्वारा मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, और उस गेंद में कांग्रेस क्लीन बोल्ड हो गई। अब वही गेंद 2026 में एक बार फिर फेंकी गई है मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। अब देखना है इस गेंद में कांग्रेस बोल्ड होती है या जीत का सिक्सर लगाती है। मैं भारत न्यूज लाइव के लिए कैमरा सहयोगी शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल।